हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, एसएसटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसकी बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पहला कार्य यहां पे दिया गया कि नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना या 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो इसमें कौन सा कार्य है स्टेट गवर्नमेंट का, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे। तो इसमें देखिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो कार्य है ये वाला 10वीं कक्षा में जो है बोर्ड परीक्षा को बंद करना, ये राज्य सरकार का कार्य है। 31 का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा जो है स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण है, यह शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, या क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। बताइए सब लोग किसके कारण है? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहां पे जितने भी लोग चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है इसमें? बताएंगे सब लोग कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है इसमें? लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है, पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो भवः, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? बताएंगे सब लोग? तो इसमें देखिए आपका जो विज्ञापन आपका सामाजिक नहीं है कौन सा, ये आपका है, ठीक है ना, एंड ये भी है, ये भी है, ये आपका नहीं है। जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये विज्ञापन सामाजिक नहीं है। ओके, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। बहुत अच्छे। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। लैंगिक संवेदनशीलता, पीने का पानी, हत्याएं, भवनों को गिराना। तो पीने का पानी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, शक्तियों का पृथक्करण, या एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। इसमें 35 का ऑप्शन यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, या किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, या कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, या स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। बताइए 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। पहला, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके से। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष कुमार
बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, या समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए, या स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, या जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है? बताएंगे सब लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब लोग, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 37 का ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में जो है पारंपरिक वाह परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाह परीक्षण की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर जो है विचार करना, या एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द, या सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, या अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल? बताइए। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक वाह परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता? अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, ये शामिल नहीं किया जाता है। 38 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी जो है विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य ही होना चाहिए कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या नहीं होगा, या अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिकार के बारे में। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 39 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो के लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चों को चुनिए। थोड़े से मार्गदर्शन से ही बहुत अच्छी चीजें बना सकता है। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है, या अधिकांश समय कल्पना का प्रयोग करता है, महंगी सामग्री प्रयोग न करने के प्रति सचेत है, या शिक्षक के साथ निरंतर चर्चा करना और हर कदम पर उसकी स्वीकृति लेता है। 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, तो 40 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तु में बदलने की दृष्टि रखता है। ठीक है ना। चलिए, सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं विषय आधारित कार्यों में यदि उनमें संग्रहण और विश्लेषण नहीं करना हो, यदि पाठ्य सामग्री के अंतर्गत संदर्भों पर आधारित हो, या कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। उपरोक्त विकल्पों में से कौन कौन से 2 विकल्प सही हैं आपको बताने हैं। बताएंगे सब लोग। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं किसमें? परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं किसमें किसमें? तो विषय आधारित कार्यों में जो है उपयोगी होते हैं, और जो है कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए केमासी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा, या उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है, ये उनकी जो है व्यावसायिक प्रगति से संबंधित है, उनके वेतन में वृद्धि क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर निर्भर करती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई,
42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो 42 का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। सर्वेक्षण परियोजना, विषय पर समूह में चर्चा, कंप्यूटरों की सहायता से प्रस्तुति करना या निर्धारित पाठ्य सामग्री के आधार पर परिचर्चा। बताएंगे सब लोग 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के किसी कक्षा में जो है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान पर तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वेक्षण परियोजना आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 ने निम्नलिखित में से जो है किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए, विकलांग बच्चों के विशेष स्कूलों में पढ़ने के लिए, लड़के और लड़कियों की सह शिक्षा के लिए, मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा के लिए। बताइए, 44 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एनपी 1986 ने निम्नलिखित में से जो है किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया। विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए जो है किया था। ठीक है ना, सुझाव ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांटकर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच जो है एक सी समानताएं ढूंढें। एक पत्र यानी कि एक पेपर तैयार करें और इसे किसी मित्र को सुनाकर निर्धारित करें कि किन भागों में सुधार करने की जरूरत है। शुरू में ही अच्छी तरह से आने वाले विषय को लिख लें तथा फिर उसमें सामग्री जोड़ें कि वह विषय किस प्रकार से दिए हुए कार्य से संबंधित है। विषय से संबंधित पुस्तकों, लेखों और वेबसाइटों की एक निर्देशिका तैयार करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए फिर जवाब दीजिए आप लोग। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पहला। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस उपागम को जो है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। चार्ट, कहानी बोर्ड, घटनाक्रम, ग्राफ। निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। कहानी बोर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और भारत की राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इसमें अंतर संबंध रखना चाहिए, या जो है सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए, या सामाजिक मुद्दों और उनके समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए, या केवल सामाजिक यथार्थ के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए और शोध के वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 47 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, फटाफट राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। डेली क्लासेस हमारे चैनल पे होती हैं, टाइमिंग आप सभी को पता है। चलिए इसके बाद जो आपकी क्लास होगी 2:30 बजे क्लास होगी और उसके बाद शाम 6:30 बजे क्लास होगी। 47 का राइट आंसर क्या होगा। 47 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो।
पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकें जो हैं देश की सभी भाषाओं, विशेषतः सामाजिक भारतीय संविधान की सूची के 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए, या जो है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले, या पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए, या स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 48 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को जो है लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, या ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के लड़कियों के साथ भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सके, या टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा पुरुष और महिला अध्यापकों को शामिल करना चाहिए, या प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजित करना चाहिए। तो 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताएंगे सब लोग। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वस्थ जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिससे जो है शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, या विद्यार्थियों के सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सके, या विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, या विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सके। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर केंद्रित किया जा सके, या जो है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके, या भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं की इससे आर्थिक विकास की भूमिका को जाना जा सके, या विद्यार्थियों का प्राकृतिक आपदाओं के भारत की अर्थव्यवस्था पर नष्टकारी प्रभावों के बारे में मार्गदर्शन किया जा सके। बताइए भाई, 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एनसीएफ 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे क्या हो सके, जिससे जो है पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? बताइए किसको अपनाना चाहिए? फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, किसको अपनाना चाहिए? अपनाना किसे ने चाहिए? ऐसे तरीके जो रचनात्मक और जो है आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है क्या? आत्मसंयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, या योग्य निर्धारण में वांछित परिणामों को मजबूत करना, या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना।
बताएंगे सब लोग। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है क्या? तो मुख्य लक्ष्य जो होता है वो होता है भाई स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। यही शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता विश्लेषण करना है या स्मरण रखना है या बोध है या प्रयोग करना है। 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे विश्लेषण करना आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा जो है खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहें या नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें या कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें। मूल विषयों में प्रति सप्ताह में कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? निपुणता अधिगम, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुरूपण या प्रतिपादक शिक्षण। तो प्रेरक अधिगम जो है इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? प्रतिपादक शिक्षण के विपरीत है। 56 का ऑप्शन यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? चिंतन के सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को जो है सीमित करती हो, या अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, या समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण विद्यार्थियों की अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है, या चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देती है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सविनय अवज्ञा या खिलाफत या स्वदेशी या असहयोग। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 58 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे, रामचंद्री देवी, पंडिता रामाबाई या बेगम रुकैया। बताइए सब लोग। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 59 का ऑप्शन यहाँ पे पहला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ताराबाई शिंदे। ओके चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, या सम्भ्रात वर्ग को शिक्षित करने के लिए, या लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? इसलिए क्योंकि भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है।
19वीं सदी में जो है ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, यह भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए, यह भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख देश बन गया, यह भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करना। बताइए, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया, यही परिवर्तन हुआ था। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भूराजस्व के कौन से समझौतों में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी? स्थायी समझौता, पट्टादारी समझौता, रैयतवारी समझौता, महलवारी समझौता। तो भू राजस्व के कौन से समझौते में जो है राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी? तो वो जो समझौता आपका है कौन सा है? स्थायी समझौता है। ठीक है ना, ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या लखनऊ? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? लखनऊ से लिया था। ठीक है ना, 63 का ऑप्शन यहां पे आपका जो है चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी कि एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया? (1858) का अधिनियम आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो ये एक बलात् मजदूर थे पाइक। ठीक है ना, 65 का ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है डियर, मनीग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे? मनीग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे? बताइए। चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयां, ब्राह्मणों को ब्रह्मादेय के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनीग्राम और नान देसी निम्नलिखित में से क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। 66 का ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, यहां पे कुछ स्थान है और वर्तमान राज्य है। तो अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण पाए गए थे कहां? बताइए स्थान का नाम और यहां पे वर्तमान राज्य है। फटाफट मिलान करिए आप लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक भी कर दो सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा एंड ये वाला सही हो जाएगा एंड ये वाला एंड यहाँ पे ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा वाला। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डॉट डॉट बार नाम आया, कितनी बार नाम आया है? 12, 1, लगभग 1000 या 100 बार? तो लगभग 1 बार नाम आया है। ठीक है ना, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का। 68 का ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है बौद्ध एवं जैन धर्मों में है? चारों विशेषताओं को पढ़िए, फिर आप लोगों को बताना है कि कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्मों में है। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए, मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है, या केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, या इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोगों से। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बताएंगे सब लोग 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ठीक है ना, तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कोई की जो है उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है?
क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। किसने कहा था इसको, बताइए। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने कहा था इसको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा जो है दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है। कौन सा कथन यहां पे उपयुक्त है, बहुत अच्छे। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो कि तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते। कौन नहीं बन सकते बताइए सब लोग। तो वो सभा के सदस्य नहीं बन सकते जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, ठीक है ना। यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है। यहां पे बिल्कुल पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। तो रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना, ये जो है गुण का जो है निर्धारण जनक का जो है चट्टान करती है। ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्खनन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहां स्थित हैं। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्नलिखित में से कहां स्थित हैं। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को जो है अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है। द्वितीय क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। अपैची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है। पर्यावरण पर वृत्तचित हैं अपैची और क्रो, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक जो है उदाहरण है। कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या खाद्य तेल उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपका जो है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो है जहाजों के नौकायन में सहायता करता है। 81 का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। समताप मंडल या तापमंडल या मध्यमंडल या जो है महामंडल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है। तापमंडल करता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में जो है संतुलन बिगड़ जाता है यदि जंगली जानवरों को का जो है विवेकहीन शिकार किया जाना निषिद्ध हो, या निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, या प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, या मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहे।
पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। 83 का ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए सब लोग, कौन सा विकल्प इसमें जो है पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? एट्टी 84 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? ये नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच की क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो इन दो शहरों के बीच में जो अंतर होगा, कितने घंटे का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम वेतन अधिनियम नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का जो है न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, यह संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है, या निश्चित करता है कि मजदूरों को जो है न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, या जो है निर्धारित करता है कि वेतन एक जो है न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए? बताएंगे सब लोग। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17? तो यहां पे अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी या धर्म? तो भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी है। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कर्षित करता है, या न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है बताइए सब लोग। यही कि पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, यही कहता है हिंदू उत्तराधिकार 2005 के अनुसार। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 60 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, अपना स्कोर भी जरूर बताना। बाकी और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की वहां पे क्लासेस मिल जाएंगी। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब फैमिली को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट, यूपी टेट टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।